तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मच वेटेड मूवी देवरा पार्ट 1 के बारे में। JR/NTR ने इस फिल्म में क्या धमाका किया है। और हाँ, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो देवरा मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर से, जहां हम ये देखते हैं कि मुंबई शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। इस पुलिस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर सारे IPS सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर ये मिनिस्टर सारे IPS ऑफिसर को ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर दो बहुत बड़े टेररिस्ट हो चुके हैं और इन दोनों का नाम है दया और यति। एक दूसरे के भाई हैं, जिनमें से दया बाहर रहता है और यति इंडिया के अंदर से ऑपरेट करता है। लेकिन इन्हीं दोनों को लेकर अभी हाल ही में इंटेलिजेंस मिली है कि इन दोनों को अभी हाल ही में अरब कंट्री के बहुत सारी फंडिंग मिली है। इसलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस कहती है ये दोनों आतंकवादी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से बम, मिसाइल, गन्स, बुलेट्स और ड्रग्स लेकर आने हैं। हालांकि ये लोग ये सारा सामान इलीगली काफी टाइम से ला रहे हैं, लेकिन अब हमें ये खबर मिली है कि अब ये दोनों आतंकवादी ये सारा इलीगल सामान बहुत सारी मात्रा में लेकर आने वाले हैं। और फिर इसके लिए वो मिनिस्टर सारे IPS ऑफिसर से ये कहता है कि हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। अब इसके बाद ही इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि आखिरकार ये सारा का सारा इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया के अंदर आ कैसे रहे हैं। और फिर इसी चीज को देखने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर IPS ऑफिसर को ये पूरा केस देते हैं। और वैसे इस ऑफिसर का हमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन ऑफिसर है साउथ एक्टर अजय। केस मिलने के बाद ही एक्टर अजय यानी कि IPS ऑफिसर जल्दी से अपने ऑफिसर्स टीम बनाता है और फिर वो जल्दी से अपने केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर IPS ऑफिसर को यति का एक आदमी मिलता है और फिर जब वो लोग उसे पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं तब वो IPS ऑफिसर अजय के सामने इस बात को रिवील करता है कि वो आतंकवादी दया और यति के लिए काम करता है, लेकिन उसने 3 महीने से उन्हें देखा नहीं है। लेकिन यही पर ही IPS अजय उसे ये पूछता है कि आखिरकार वो लोग इन सारे इलीगल सामान को इंडिया के अंदर कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि जाहिर है जब भी वो लोग शिप से इंडिया के अंदर इस सामान को लाने की कोशिश करेंगे तब इंडिया के कोस्टल एरियाज पर और पोर्ट्स के ऊपर कोस्टल गार्ड्स उन्हें घेर लेंगे और उनके चेकिंग से वो लोग बच नहीं पाएंगे। पर ये सुनकर यति का जो आदमी होता है वो IPS अजय को ये बता देता है कि असल में उनका जो भी इलीगल सामान इंडिया के अंदर आता है उसे वो लोग शिप से तभी उतार लेते हैं जब शिप पानी के अंदर होता है। और इसीलिए जब शिप पोर्ट तक पहुंचता है तब कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन IPS अजय इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स को पानी के बीच में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। पर ये सुनकर यति का आदमी IPS अजय को भी बताता है कि एक्चुअल में उन्हें सारे इलीगल कंसाइनमेंट वाले जो शिप है वो मुंबई से काफी दूर रत्नागिरी के पास आते हैं। और ये जो रत्नागिरी जगह है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज के पास है। लेकिन जब वहाँ के पोर्ट्स के पास हमारे शिप पहुँचने वाले होते हैं तब पोर्ट तक पहुँचने के कुछ टाइम पहले उनमें से हम सामान निकाल लेते हैं और हमारी इन्हीं सारे इलीगल सामानों को निकालने में रत्नागिरी के आसपास के गाँव वाले हमारी हेल्प करते हैं। अब ये सारी बात जानने के बाद ही IPS अजय अपनी टीम के साथ सीधा रत्नागिरी जाता है एंड वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली जितने भी इलीगल कंसाइनमेंट उतारे जाते हैं उन सभी को उतरवाने में और लोकल पुलिस से बचने में वहाँ का जो DSP है वो उनकी मदद करता है। और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ का DSP बहुत ज्यादा करप्ट है और इस DSP का नाम होता है DSP तुलसी, जो कि एक्चुअल में साउथ एक्टर अभिमन्यु सिंह है। ये पता लगते ही टीम सीधा DSP के पास जाती है और फिर DSP से इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पता लगता है कि पानी के अंदर इलीगल कंसाइनमेंट को उतारने का सारा काम गांव के लोग करते हैं और उन सभी का जो लीडर है उसका नाम है भेरवा। और दोस्तों ये भेरवा और कोई नहीं बल्कि एक्टर सैफ अली खान है। मूवी के अंदर काफी जगह भेरवा और काफी जगह भेरा भी कहा गया है, लेकिन हम इन्हें पूरी स्टोरी के अंदर भेरा ही कहेंगे। अब ये सब पता लगने के बाद ही IPS अजय अपने टीम के साथ सीधा भेरा के पास जाता है और ये उसे एक पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है। और वो भेरा से एक डील करते हुए उससे कहता है कि उसे भी शिप से अपना
इलीगल सामान उतारना है और इसीलिए वो ये चाहता है कि भेरा उसका काम करे, जिसके बदले में ये भेरा को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही भेरा ऐसा सुनता है वैसे ही वो इस काम को करने से मना कर देता है और भेरा और उसके आदमी आईपीएस अजय से ये कहते हैं कि असल में उन्होंने ये सारा काम छोड़ दिया है। पर ये सुनकर आईपीएस अजय उन पर चिल्लाने लगता है और वो उनसे कहता है कि उसे उसका काम करना ही होगा। पर फिर ये सुनकर भेरा उन सबको बहुत मारता है और उन सबको पीट पीट के वहाँ से भगा देता है। पीटने के बाद ही आईपीएस अजय अपने टीम को लेकर गाँव के बाहर आ जाता है और जब वो गाँव के बाहर एक समुद्री किनारे के पास आता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है सिंगापा, जो कि होते हैं एक्टर प्रकाश राज। और इसीलिए जब यहाँ पर आईपीएस अजय सिंगापा से मिलता है तब वो उसे भेरा और उसके गांव के बारे में पूछता है और वो सिंगापा से पूछता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से भेरा और उसके लोगों ने अब ये काम छोड़ दिया है। ये सुनकर सिंगापा आईपीएस अजय से कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले तुम्हें हमारा इतिहास जानना होगा। अब ये बोलकर सिंगापा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। सिंगापा बताता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही ज्यादा निडर, ताकतवर और बहादुर थे और इसीलिए उन जैसे योद्धा आसपास कहीं भी नहीं थे। और इसीलिए इस राज्य के ऊपर अब तक जितने भी हमले हुए उन सभी हमलों में उन सारे योद्धाओं ने राज्य को बचाकर रखा। लेकिन इतने सारे युद्ध लड़ने की वजह से राज्य को काफी नुकसान हुआ और फिर इसीलिए अब आखिर में अंग्रेज यहाँ पर आए। तब इस राज्य के योद्धाओं ने उन अंग्रेजों को तो भगा दिया, पर इतना सब होने की वजह से राज्य का शासन बिगड़ गया और यहाँ का राज्य और पूरा राजपूत समाप्त हो गया। और फिर इसीलिए वह सब होने के बाद वो सारे योद्धा जो कि इस राज्य की हिफाजत करते थे उन सभी ने अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर गांव बसाना शुरू कर दिया। उन्हें सभी वीर योद्धाओं ने मिलकर यहाँ पर 4 गांव बसाया और उन चारों गांव के अंदर एक ऐसा योद्धा होता था जो कि पूरे गांव को लीड करता था, यानी कि एक योद्धा पूरे गांव का लीडर होता था। लेकिन अब क्योंकि राजपाट खत्म हो चुका था और यहाँ के लोगों के पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने पानी में उतरकर मछली पकड़ना शुरू किया और उन्हीं सब चीजों से अपनी जिंदगी चलाई भी। हालत बिगड़ ही चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी हम हमारे चारों गांव और ज्यादा करीब होते चले गए। लेकिन फिर एक दिन हमारे चारों गांव का समय बदला और ये हुआ आज से ठीक 12 साल पहले। सिंगापा बताता है कि आज से 12 साल पहले हमारे गांव में 2 आदमी आए थे जिनके नाम थे मुरुगा और डीएसपी तुलसी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इनमें से डीएसपी तुलसी अभिमन्यु सिंह थे और जो मुरुगा है वो है एक्टर मुरारी शर्मा। सिंगापा बताता है कि आज से जब 12 साल पहले मुरुगा और डीएसपी तुलसी उनके गाँव में आए तो उन्होंने हमारे गाँव के लोगों को काम दिया। असल में हमारे चारों गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं और इसलिए हमारे गांव के लोग वो काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। और मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने इस बात का फायदा उठाया। असल में मुरुगा इलीगल काम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो विदेशों से बहुत सारे बम, मिसाइल, बंदूक और खतरनाक चीजों को शिप में डालकर हमारे देश में इलीगल तरीके से लाता है। लेकिन अब क्योंकि पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड के द्वारा उसके पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसलिए उसने हमारे लोगों को ये ऑफर दिया है कि हमारे लोग उसके सारे सामान को पोर्ट्स पर पहुंचने से पहले उतार दे। और इस काम के बदले उसने हमारे लोगों को काफी पैसा ऑफर किया और इसलिए हमारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ही सिंगापा आईपीएस अजय को देवरा की कहानी बताना स्टार्ट करता है और वो कहानी बताते हुए उन सब से ये कहता है कि आज से 12 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब मेरे गाँव के लीडर देवरा था और देवरा के अलावा बाकी तीनों गाँव के जो लीडर थे वो है भेरा, कुंजरा और अयप्पा। और चारों गाँव की सारी लीडर्स ने मिलकर अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया और फिर उन सब ने मुरुगा के कहने पर उसका काम करना शुरू कर दिया। अब इसके आगे सिंगापा की कहानी में हमें देवरा की फैमिली के बारे में पता लगता है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि देवरा की फैमिली में उसकी वाइफ है, देवरा की मदर है, देवरा का एक बेटा है जो कि 12-1 साल का है और इसके साथ ही देवरा की वाइफ प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से आगे चलकर देवरा को एक बेटी भी होती है। देवरा अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है और जो काम देवरा और उसके लोग कर रहे थे उनसे उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल रहा होता है, इसीलिए चारों गाँव की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। लेकिन कहानी में आगे हम ये जानते हैं कि जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है यानी कि बहरा, वो देवरा से बहुत ज्यादा जलता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि देवरा के खुद के गांव के साथ साथ बाकी के तीनों गांव भी देवरा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चारों गांव के सारे लोग मिलकर साल में एक खास पूजा करते हैं जिस पूजा का नाम है शस्त्र पूजा। और वैसे के लिए शस्त्र पूजा के अंदर चारों गाँव से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और जिस गाँव का योद्धा आखिरी तक
टिका रहता है और जो भी इसे जीतता है उसे इनाम के तौर पर सारे पूर्वजों के हथियार मिलते हैं, यानी कि वो सारे शस्त्र जिन्हें उन्हें पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होता है, और इसीलिए जीतने वाला इन सारे शस्त्रों को अपने घर में रखता है और ये इन्हें सबके लिए बहुत सम्मान की बात होती है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि बीते बहुत सालों से शस्त्र पूजा की प्रतियोगिता तो हर बार देबरा ही जीतता है और इस रीजन की वजह से भी भेरा देबरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है, लेकिन सामने वह हमेशा ये दिखाता है कि वो देबरा का दोस्त है। अब इसके आगे हमें पता लगता है कि देबरा के गांव में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 15-16 साल होती है और ये लड़का बेसिकली पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाता है और अक्सर अपने गांव से शहर के बीच बस से अप डाउन करता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव आ रहा होता है, तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी उसके बस को घेर लेते हैं और उसके पूरे बस को बम से उड़ा देते हैं और फिर बस के अंदर जो भी लोग बचे होते हैं उन सबको गोलियों से मार देते हैं और फिर इसके बाद ही वो मरे हुए लोगों से सारे सामान का लूटपाट कर लेते हैं। अब जब इस लड़के की डेड बॉडी देबरा के गांव पहुंचती है, तब देबरा को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो इसीलिए क्योंकि वो बच्चा मरा होता है, उसके पिता पहले से ही मर चुके होते हैं और इसीलिए ये बात देबरा को बहुत ज्यादा दुखी करती है। लेकिन फिर इसके बाद ही देबरा और बाकी गाँव की लीडर से मिलने के लिए मुर्गा और डीएसपी तुलसी आते हैं और वो दोनों सबसे कहते हैं कि कल के दिन उन्हें अगला माल उतारना है। पर इस बार ये सुनकर देबरा मरेगा और डीएसपी तुलसी से कहता है कि उन्हें इस काम को कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए पकड़े जाने का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन देबरा जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि भेरा और कुंजियारा ये बोलते हैं कि अगर देबरा को नहीं जाना है तो वो न आए, हम उसके बिना भी इस काम को कर लेंगे। लेकिन फिर इस बात को सुनकर ही जो चौथे गाँव का लीडर होता है यानी कि अयप्पा, वो देबरा को साथ आने के लिए कहता है और वो देबरा को ये बोलकर मना लेता है कि अगर देबरा साथ होगा तो वो उन सबको किसी भी हालत से बचा लेगा और फिर इसलिए अयप्पा की इस बात को सुनकर देबरा राजी हो जाता है और फिर ये सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए इस बार पानी के अंदर बहुत सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर होते हैं और इसलिए वो लोग देबरा और उसके सारे साथियों को पकड़ लेते हैं सीख पर। जब देबरा और उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं तब सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर में जो सबसे सीनियर होता है वो उन सबसे कहता है कि वो भी यही पास में ही रहता है और इसीलिए वो देबरा और उसके सारे साथियों को जानता है। लेकिन हाँ, उसने ये सुना था कि उनके बाप दादा बहुत बहादुर थे और बहुत बड़ी योद्धा थे और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए हर बाहरी ताकत का सामना किया था। लेकिन यहाँ पर ये वो देख रहे हैं कि उन्हें योद्धाओं के अब चोरियां कर रहे हैं और ऐसे स्मगलर क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं जो कि हमारे देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के आगे वो ऑफिसर वो सारे कंटेनर खोलता है और वो सबको दिखाते हुए सबको बताता है कि इन सारे कंटेनर्स में बंदूक, बम, हथियार, गोले और इस तरह की सारी खतरनाक चीजें हैं और ये सारी चीजें जब इलीगल स्मगलर और क्रिमिनल्स के हाथ जाती हैं तो वो सब इन सब से हमारे लोगों को मारते हैं। अब जब देबरा उस ऑफिसर से सारी बातें सुनता है तब वो ये समझ जाता है कि वो ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहा है और इसी टाइम पर वो अपने गाँव के लड़के की मौत को भी याद करता है क्योंकि उस लड़के की मौत भी इन सारे हथियारों के हमारे देश में आने की वजह से हुई थी और फिर इसीलिए यहीं पर ही देबरा अपने मन ही मन में डिसाइड कर लेता है कि वो सारा काम छोड़ देगा। इस टाइम पर ही देबरा ये देखता है कि भेरा, कुंजवारा, अयप्पा और उसके बाकी सारे लोग अचानक से सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर देबरा अपने लोगों के खिलाफ हो जाता है और वो उन सबको ऐसा करने से रोक देता है और फिर वो अपने सारे लोगों को चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो लोग उन सारे कंटेनर को अपने बोट्स पर डालते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले भेरा उन सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा और रही बात उसके गांव के लोगों की तो वो उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं करने देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही भेरा अपने सारे लोगों के साथ अपने गांव आ जाता है। जब वो लोग गांव पहुंचते हैं तब मुर्गा और डीएसपी तुलसी आते हैं और वो लोग देबरा से अपना सामान मांगते हैं, लेकिन देबरा उनके सामने उनके सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उन सब से कहता है कि आज से वो लोग उसका कोई काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही देबरा चारों गाँव में ऐलान करता है कि आज के बाद से सिर्फ वही नहीं बल्कि चारों गाँव में से कोई भी आदमी उनका साथ नहीं देगा और वो मुर्गा के कहने पर किसी भी इलीगल सामान को जहाज पर से नहीं उतरवाएगा। देबरा जैसे ही ऐलान करता है वैसे ही देबरा का गांव और अयप्पा उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि भेरा और कुंजवारा के गांव वाले उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग देबरा से लड़ने भी आते हैं, लेकिन देबरा उन सबको धूल चढ़ा देता है और अपने हथियार से उन सब की पीठ पर एक्स बना देता है और सब लोगों से कहता है कि अगर आगे से भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल करेगा। हालांकि देबरा के यह सब अनाउंस करने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इलीगल काम को जारी रखते हैं, लेकिन जितनी बार भी बोलोगे ये सब काम करने जाते हैं और उतनी बार ही देबरा उन सबको
पकड़ के पेलता है और इन सब के पीठ पर एक्स का निशान बनाता है ताकि बाकियों को भी ये संदेश मिल सके कि देबरा से कोई नहीं बच सकता। फिर उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि चारों गांव मिलकर फिर से फिशिंग करने लगते हैं और मछलियां पकड़कर अपने जिंदगी चलाने लगते हैं। पर ये सब भेरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसलिए वो किसी भी तरह से देबरा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और फिर इसके लिए वो अपने और कुंजवारा के गाँव के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि उन दोनों गाँव के लोग मिलकर देबरा को मार देंगे। अब कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि जो अयप्पा होता है यानी कि चौथी गांव का लीडर, उसके गांव में उसकी बहन की शादी होती है जिसमें सबके साथ साथ देबरा भी आता है और इसलिए अयप्पा की बहन की शादी के अंदर भेरा और कुंजवारा मिलकर देबरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं जिस वजह से देबरा अपना होश नहीं संभाल पाता है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो लोग देबरा के कानों में ये बात डाल देते हैं कि इस शादी के टाइम का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मृगा के साथ मिलकर गए हैं और वो इल्लीगल सामान को उतरवाने के लिए समुद्र के पास गए हैं। अब देबरा जैसे ही इस बात को सुनता है वैसे ही वो नशे की हालत में सीधा वहाँ पर जाता है ताकि वो वहाँ पर उन सबको ऐसा करने से रोक सके। लेकिन असल में ये सारा भेरा और कुंजवारा का प्लान होता है और इसीलिए जैसे ही देबरा वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भेरा और कुंजवारा के गाँव के बहुत सारे लोग होते हैं और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं और फिर इसीलिए वो सब मिलकर देबरा पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन देबरा एक बहुत ही पावरफुल योद्धा होता है और इसीलिए वो नशे की हालत में भी उन सबको मार देता है। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि चारों गांव के लोगों को इस बारे में पता लगता है और इसलिए वो सब लोग वहीं पर आते हैं जहां पर रात को देबरा ने उन सब लोगों को मारा था। यहाँ पर आने के बाद ही सब लोग ये देखते हैं कि जिन जिन ने भी देबरा पर हमला किया था उन सब की वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं और निशानी के तौर पर उन सब के पीठ पर एक्स बना होता है। इसके बाद ही वहीं पास की एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे होते हैं और जब गांव के लोग उन्हें पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि वो असल में देबरा ने लिखा है। उन शब्दों को पढ़कर हमें ये पता लगता है कि देबरा गाँव छोड़कर चला गया है और इसीलिए आपसे वो दूर रहकर ही चारों गाँव की निगरानी ही करेगा और आगे से जो भी फिर से इलीगल काम करने की कोशिश करेगा देबरा उस सबको भी जान से मार देगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने उन सबको मारा है। अब हालांकि यह सब होने के बाद भी गांव के काफी सारे लोग फिर से वो इल्लीगल काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जितने बार भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं उतनी बार देवरा उन सब का वही हाल करता है जो हाल हर बार उसने पहले वाले लोगों का किया था और इसीलिए चारों गाँव में डर बैठ जाता है कि देवरा किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि चारों गाँव मिलकर ये सारे काम छोड़ देते हैं और वो लोग फिर से फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी तरह से 10-11 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद ही देवरा का जो बेटा होता है जिसका नाम वरा होता है वो भी जवान हो जाता है और वो भी बेसिकली अपने बाप देवराज जैसे ही दिखता है क्योंकि वो भी जूनियर एनटीआर ही होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लगता है कि जहाँ पर देवरा एक बहुत ही बड़ा वीर था वहीं पर ही देवरा का बेटा टरपोक होता है और इसीलिए वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। लेकिन इसी टाइम हम भेरा को भी देखते हैं जिसके मन में देवरा को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका होता है और इसीलिए उसके गाँव के जिन भी लोगों को देवरा ने मारा होता है उन सब के बच्चों को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाता है और बचपन से उन्हें प्रैक्टिस करके जवानी तक उन्हें ऐसा बना देता है कि मानो वो सारे के सारे किलिंग मशीन हो गए हो। और भेरा उन सब को ऐसे इसलिए तैयार करता है ताकि जब भी उसे देवरा मिले तो वो उन सब के जरिए देवरा को खत्म कर दे। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और जब कोई भी लोग इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं और समुद्र में आते हैं तब हर बार देवरा उनका वही हाल करता है जो उसने पहले वाले लोगों का किया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से हम देखते हैं कि भेरा के गांव के कुछ लड़के हैं देवरा की बेटी को छेड़ देते हैं, यानी कि वरा की बहन को। लेकिन हाँ, जैसे ही इस बारे में वरा को पता लगता है वैसे ही वो उन लड़कों को बहुत मारता है। पर जब वरा उन सबको पीट के वहाँ से जा रहा होता है तभी भेरा अपने गांव के उन लड़कों में से एक लड़के को जान से मार देता है, जिसके बाद ही अगले दिन गाँव में ये खबर फैलती है कि वरा ने उन लड़कों को पीट पीट करके एक की जान ले ली है। अब ये बात जैसे ही वरा को पता लगती है कि उसके पीटने से किसी की जान गई है तो वो सीधा भेरा के गांव भेरा के पास आता है ताकि वो भेरा से माफी मांग सके। लेकिन भेरा उससे कहता है कि वो उसे तभी माफ करेगा जब वो उसके लिए काम करेगा। अब ये वरा बात सुनकर भेरा को हाँ बोल देता है और फिर इसके आगे हमें पता लगता है कि भेरा मृगा और डीएसपी तुलसी के डील कर ली होती है और उसने उनसे ये बोला होता है कि जब उसकी जो लड़के हैं जितने ज्यादा तैयार हो चुके हैं कि वो अब अगर देवरा उनके सामने आता भी है तो वो लोग देवरा को जान से मार देंगे। और फिर इसके लिए वो लोग कंसाइनमेंट को लेने के लिए पानी में उतरते हैं और इस
बार बेरा उन सब के साथ साथ देवरा के बेटे वरा को भी भेजता है कि अगर उसका बाप देवरा उसे दिखे तो उसे देवरा को मारना पड़ेगा। अब इन सब के बाद ही जैसे ही वो लोग पानी में आकर कंसाइनमेंट उतारने लगते हैं, वैसे ही हम ये देखते हैं कि उन पर कोई हमला कर रहा है और कोई उन सबको पानी में खींच कर मार रहा है। और जब दूसरे लोग उन सबको खींचकर बाहर निकाल रहे हैं तो वो लोग देख रहे हैं कि जिन भी लोगों को पानी के अंदर खींचा गया था उन सब की पीठ पर एक्स बना हुआ है। और इसीलिए सब देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं कि शायद से देवरा यहाँ पर आकर उन सब के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता है और वो खुलासा ये होता है कि वहाँ पर देवरा नहीं होता बल्कि देवरा का बेटा वरा ये सब कर रहा होता है। और फिर जब उन सारे लोगों के पीठ पर एक्स बना देता है और उन्हें बेहोश कर देता है, तब वो उन सबको सीप में डालकर तट पर ले आते हैं और तब यहाँ पर मिलने आते हैं कि प्रकाश राज यानी कि सिंगापा। अब यहाँ पे स्टोरी खुलती है और हमें ये पता लगता है कि असल में जिस रात सारे लोगों ने देवरा पर हमला किया था उसी रात को देवरा की मौत हो गई थी। लेकिन देवरा के बेटे वरा ने और सिंगापा ने दोनों ने मिलकर देवरा को मारने के बाद भी उसे किस्से कहानियों में जिंदा रखा, ताकि चारों गांव के मन में जो डर है वो डर बना रहे और कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। सिर्फ यही नहीं बल्कि देवरा के मरने के बाद जितने भी लोगों के साथ में हमें ऐसा लगा कि उन्हें देवरा ने मारा है, उन सबको भी असल में वरा ने ही मारा था। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद ही जब हमें पता लगता है कि देवरा की मौत हो चुकी है और देवरा उसी दिन मर गया था जिस दिन उन लोगों ने देवरा पर हमला किया था, तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और वो इसलिए क्योंकि उस दिन देवरा से लड़ने के लिए जो भी लोग आए थे देवरा उन सबको मार दिया था। तो आखिरकार उन सबको मारने के बाद भी देवरा की मौत कैसे हुई? आखिरकार वो कौन था जिसने देवरा को मारा होगा? जो एंडिंग में हमें इसका भी आंसर मिलता है और हमें पता लगता है कि उस दिन जिस दिन देवरा ने उन सबको मार दिया था, तब उन सब के बाद देवरा से मिलने के लिए वहाँ पर देवरा का बेटा वरा आया था और देवरा के बेटे वरा ने देवरा को चाकू मार के जान से मार दिया था। यानी कि देवरा का कातिल और कोई नहीं बल्कि देवरा का बेटा वरा, जिसने सिर्फ 13-14 साल की उम्र में अपने पिता देवरा को मार दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमें इस सवाल का जवाब मिलता है वैसे ही ये मूवी एंड हो जाती है और अपने साथ ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिरकार देवरा के बेटे वरा ने देवरा को क्यों मारा। लेकिन हाँ, हमें इस बात का जवाब मिलेगा देवरा पार्ट 2 के अंदर। वैसे ही ये बिल्कुल बाहुबली जैसा हुआ है, क्योंकि बाहुबली 1 देखने के बाद सबके मन में भी यही सवाल था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। और अब बिल्कुल वैसे ही देवरा मूवी को देखने के बाद भी सबके मन में यही सवाल रहेगा कि आखिरकार देवरा के बेटे वरा ने देवरा को क्यों मारा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? आपके हिसाब से वरा ने देवरा को क्यों मारा होगा? अगर आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं तो आप ये हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को जहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।